और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पीलीभीत से, जहां पर यूपी और पंजाब पुलिस का साझा ऑपरेशन। गुरदासपुर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमले के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। 3 आरोपी इस मुठभेड़ में घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 3 आरोपी घायल, 2 AK राइफल बरामद की गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, संयुक्त ऑपरेशन यहां पर किया गया। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ऑपरेशन से जुड़े हुए अपडेट्स दें। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी घायल हैं, कुछ राइफल्स बरामद हुई है। जी बिल्कुल, 3 अपराधी घायल है। ये घटना जो गुरदासपुर में कुछ दिनों पहले पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने का जो एक घटना कारित हुई थी, उसी केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का। और ये तीनों जो आरोपी हैं, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से इनको गिरफ्तार किया गया है। और जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश करी थी तो इन लोगों ने पुलिस पर फायर भी किया था, जिस दौरान पुलिस ने भी इन पर फायर किया है। इसमें भी फिलहाल तीनों लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसमें एक शख्स का नाम है वीरेंद्र सिंह, एक का नाम जसनप्रीत और एक का नाम गुरविंदर सिंह है। ये 3 लोग हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक की उम्र 25 साल है, एक की उम्र 23 साल है और एक की उम्र मात्र 18 साल है। इनके पास से 2 AK राइफल और 2 ब्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में जो कारतूस हैं वो भी इनके पास से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको जो पास का जो CHC है पूरनपुर, वहां पर इनको रवाना किया है। वहां पर इनको इलाज के लिए भेजा गया है और अब देखना होगा कि वहां पर इलाज के बाद फिर पुलिस इनसे क्या पूछताछ करती, कैसी चीजें निकल सामने आती। फिलहाल लेकिन पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 दुर्दान जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने धर पकड़ा है। ठीक है विवेक, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। बात होगी दिल्ली की, जहां पर महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने चंद दिन पहले ही इन दोनों योजनाओं का ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM आतिशी और मनीष सिसोदिया महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल दोपहर 12 बजे ईस्ट किदवई नगर में महिला सम्मान योजना के लिए पहले लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया शाम 4 बजे सनलाइट कॉलोनी में पहले लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करके संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। आप नेताओं का कहना है कि वोटर ID कार्ड से पता चलेगा कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा शख्स दिल्ली में रहता है या नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने पर महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज कराने का ऐलान किया है। और देखिए, आज दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि केजरीवाल चुनावी फायदे के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता सुबह 11:30 बजे आरोप पत्र जारी करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली का विनाश किया है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या दिखाएंगे दिल्ली में? छोटी सी बारिश और वो सीवर ओवरफ्लो जिसमें 60 से ज्यादा लोग मर गए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि आपने पंजाब में ऐसा ही वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को लीडरशिप चाहिए, ये पॉलिटिकल थिएट्रिक्स नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए, चुनावी जुमले नहीं चाहिए। आज दिल्ली बीजेपी संपर्क भारती के साथ मिलकर तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला भी लगा रही है। इस मेले में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 5000 बेरोजगार युवकों को देश की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। 100 से ज्यादा कंपनियां इस रोजगार मेले में आएंगी। चलिए 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे और देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी में जाएंगे और वहां पर हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिजनों से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे को नौटंकी करार दिया।
राहुल गांधी आज परभणी में विजय वाकोड़े और सोमनाथ सूर्यवंशी के घर वालों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 1:45 पर सोमनाथ सूर्यवंशी के घर वालों से मिलेंगे। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी विजय दशरथ वाकोड़े के घर वालों से मिलेंगे। 10 दिसंबर को संविधान की प्रतिकृति को क्षतग्रस्त किए जाने के बाद परभणी में हिंसा हुई थी। हिंसा में विजय वाकोड़े की जान चली गई थी। पुलिस ने हिंसा के आरोप में सोमनाथ सूर्यवंशी को हिरासत में लिया। सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी की परभणी यात्रा को नौटंकी बताया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही परभणी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे चुके हैं। सीएम ने विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया था। राज्य सरकार ने सूर्यवंशी के घर वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। शनिवार को शरद पवार ने भी परभणी पहुंचकर सोमनाथ सूर्यवंशी के घर वालों से मुलाकात की थी। और चलिए इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको उससे अपडेट करा दे। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन, जहां गुरदासपुर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमले के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी ढेर हो गए हैं। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया था कि तीनों आरोपी घायल हुए हैं, लेकिन अभी यह बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी ढेर हो चुके हैं। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि तीनों आरोपी घायल हुए हैं, बहुत कम उम्र के थे, लेकिन अभी जानकारी ये है कि ढेर कर दिया गया तीनों आरोपियों को। बिल्कुल मौजूदा जानकारी और इतिहास पे जो तीनों आरोपी थे जिनको गिरफ्तार, जो मुठभेड़ में जो घायल हुए थे, जिनको CHC पूरनपुर भेजा गया था, वहां पर डॉक्टरों ने इन तीनों को मृत घोषित कर दिया है। इसमें गुरविंदर सिंह जिसकी उम्र 25 साल है, वीरेंद्र सिंह जिसकी उम्र 23 साल है और जसनप्रीत जो 18 साल का रहने वाला है। ये तीनों गुरदासपुर पंजाब के ही रहने वाले थे और वहां से उस दिन की घटना कार्य करने के बाद ये फरार चल रहे थे। और आज पीलीभीत में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान ये घायल हुए थे। उसके बाद जब CHC पूरनपुर इनको ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है विवेक, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए तीनों आरोपी जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, मुठभेड़ में ये तीनों आरोपी ढेर किए गए हैं। उम्र बहुत ज्यादा इन तीनों आरोपियों की नहीं बताई जा रही थी, मात्र 25 साल, 23 और 18 ये बताई जा रही थी इन तीनों आरोपियों की उम्र। और देखिए ये मुठभेड़ हुई और तीनों आरोपी इसमें ढेर कर दिए गए। 2 AK राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। यूपी और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन देखिए चलाया गया। एक बार फिर से विवेक के पास आपको लेकर चल रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, और क्या डिटेल्स अभी निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए आज सुबह की ये घटना है। सुबह यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिस दौरान पता चला कि जो गुरदासपुर में जो घटना हुई थी, उसके बाद उन घटना को जिन लोगों ने खारिज किया था, वो इस वक्त उसके बारे में बताया गया कि वो इस वक्त पीलीभीत के पास में छुपे हुए हैं। जिसके बाद यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। उसी दौरान मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, ये घायल हुए हैं और इनके पास से 2 AK राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ के दौरान ये तीनों घायल हो गए थे और उसके बाद इनको CHC पूरनपुर ले जाया गया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। ये तीनों जो आरोपी थे ये कहाँ के रहने वाले थे और इनके बारे में क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है विवेक अभी? देखिए जो गुरविंदर सिंह था ये 25 साल का है और ये मोहल्ला कालानौर का रहने वाला है, थाना कालानौर, जिला गुरदासपुर। दूसरा जो है वो वीरेंद्र सिंह जो कि 23 साल का है और ये ग्राम अगवान है इसका, थाना कालानौर का ही, गुरदासपुर, यानी कि दोनों का थाना एक है। और जो तीसरा है वो भी थाना कालानौर का ही रहने वाला है, जसनप्रीत, जिसकी 18 साल उम्र है और ये भी गुरदासपुर जिले के कालानौर थाने का है। तो ये तीनों का कालानौर थाने के गुरदासपुर के रहने वाले थे और तीनों वहीं आसपास के ही रहने वाले थे। 2 के थाने भी एक थे, एक का थाना दूसरा है। तो ये अलग अलग ये वहीं तीनों आसपास के ही रहने वाले थे और तीनों उस दिन की घटना कारित करने के बाद फरार चल रहे थे। और उसके बाद प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, DGP यूपी के। विवेक, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज पर। और जिस तरीके से देखिए मुठभेड़ हुई है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से मुठभेड़ हुई और अभी वहां पर सिचुएशन बनी हुई है? प्रशांत जी। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 दुर्दांत अपराधी घायल हुए हैं। उनके पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सारे जो दुर्दांत अपराधी हैं
इन्होंने पंजाब में गुरदासपुर जनपद के पुलिस चौकी पे ग्रेनेड और बम से हमला किया था, उसमें वांछित चल रहे थे जी। इसकी सूचना पंजाब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से शेयर की थी और इस पे कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा गया है। सर, क्या कोई और भी साजिश करता जिनका नाम सामने आ रहा हो, या ये तीनों ही थे आरोपी जिन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया? कोई और भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? क्योंकि बड़ा हमला था, कोई नुकसान बेशक ना हुआ हो, लेकिन बहुत गंभीर मामला। इस मामले में अभी जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास है उसको हम फर्दर डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह की चीजें प्रकाश में आएंगी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस को पे कार्रवाई हुई और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिली और उस पर स्विफ्ट एक्शन करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को पे कार्रवाई की है। ठीक है सर, जैसा कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, तो कितने बजे एग्जैक्ट ये जानकारी आपके पास पहुंची थी और कितने बजे ये मुठभेड़ हुई? क्या सिचुएशन वहां पर बनी? इस संबंध में वहाँ के पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने स्वयं बाइट दी है। वो आपके जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ऑपरेशन के बहुत माइन्यूट डिटेल्स तो जो मौके पर अधिकारी है वही दे पाता जी। जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपसे शेयर की और जो अंतर्राज्यीय समन्वय है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। जी, थैंक यू सर, आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप सुन रहे थे यूपी डीजीपी को, प्रशांत कुमार जी को, जिस तरीके से वो भी जानकारी दे रहे थे कि ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये जो तीनों आरोपी हैं, जो तीनों अपराधी थे, इन्हें पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। गुरदासपुर पुलिस चौकी ग्रेनेड हमला ये जो हुआ, जिसमें कोई नुकसान बेशक नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा ये हमला था। विवेक हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, उनका भी शुक्रिया। कि बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर आज कांग्रेस के दिग्गज नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और टीएमसी की तरफ से भी आज पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी बाबा साहेब के नाम पर चर्चा की शुरुआत करने जा रही है। एक्स पर पीडीए के नाम लिखी चिट्ठी में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभुत्ववादियों को बाबा साहब हमेशा अखरते रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के अपमान तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं। प्रभुत्ववादी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाने की साजिश करते हैं, इसलिए पीडीए प्रभुत्ववादियों को सत्ता से हटा देगा। अखिलेश ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब के सम्मान पर चर्चा शुरू करने और पीडीए का पर्चा घर घर पहुंचाने की अपील की है। वहीं आज कांग्रेस अंबेडकर सम्मान सप्ताह के दूसरे दिन देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज कांग्रेस के सभी सांसद सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ आज अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबा साहेब के सम्मान को मुद्दा बनाकर आज टीएमसी भी मैदान में उतरेगी। आज टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे से पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले चरण में वो 6 जिलों को कवर करने वाले हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार की इस यात्रा को दिखावा बताया। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के घोटवा टोला से होगी। यात्रा शुरू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक चलेगा। सीएम 24 दिसंबर को पश्चिम चंपारण, 25 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, 26 दिसंबर को शिवहर सीतामढ़ी, 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, 28 दिसंबर को वैशाली का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान सीएम लोगों से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। इस दौरान सीएम क्षेत्र की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। समीक्षा बैठक में 9 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रगति यात्रा के लिए बिहार कैबिनेट ने 225 करोड़ का बजट पास किया है। इसे लेकर सवाल उठे थे। चुनाव से पहले हो रही यात्रा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनकी यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में, इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने कहा है कि जनता विपक्ष के आरोपों को जवाब देगी। जो बोल रहे हैं उनका 2020 में पीक हो गया, अब उससे नीचे ही जाएंगे। देखिए, हैदराबाद में कुछ उपद्रवियों ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला कर दिया और जिस वक्त ये हमला हुआ अल्लू अर्जुन उस समय घर पर नहीं थे। कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया।
तोड़फोड़, पत्थरबाजी, विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। तस्वीरें अल्लू अर्जुन के घर के बाहर की हैं। देखिए अल्लू अर्जुन के घर पर किस तरह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हमला करने वालों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर लगे कई गमले भी तोड़ डाले। उपद्रवी इतने गुस्से में थे कि पुलिस भी इनके आगे बेबस नजर आई। पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। ये तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले उपद्रवी जेएसी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के थे। हमले के वक्त अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को अल्लू अर्जुन की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पुलिस ने किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। पुलिस ने इस हमले के आरोप में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देखिए अल्लू अर्जुन के घर के बाहर ये जो हंगामा हुआ उसके बाद से तेलंगाना सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को आरोपियों से सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए गए। जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी हंगामे को लेकर तेलंगाना सरकार पर अटैक कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया। अमित मालवीय ने कहा कि अल्लू अर्जुन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, राज्य के डीजीपी और सिटी पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को कहा गया है। सीएम ने हंगामा करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद उनके पिता अल्लू अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लू अरविंद ने कहा कि ये प्रतिक्रिया देने का सही वक्त नहीं है। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगर कोई और यहाँ हंगामा करने आएगा तो पुलिस उसे उठाने के लिए तैयार है। तो संध्या थिएटर हादसे को लेकर सीसीटीवी में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इस फुटेज के अंदर पुलिस के 2 अधिकारी अल्लू अर्जुन से मिलने जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन ने यह कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। संध्या थिएटर हादसे के दिन सीसीटीवी फुटेज ने अल्लू अर्जुन को सवालों में खड़ा कर दिया है। फुटेज में पहले एसपी और बाद में डीएसपी थिएटर में अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए जाते दिख रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि कोई पुलिस अधिकारी उन्हें हादसे की जानकारी देने नहीं आया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अल्लू अर्जुन हादसे के बाद भी थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे थे। We are nothing against any personally against any individual. They are heroes in film. In ground also they should understand. हादसे वाले दिन अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे उनके प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर बाउंसर्स ने आगे पुलिस को काम करने से रोका तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 40-50 बाउंसर आकर सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना। इसी बीच अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 फिल्म को लेकर एसीपी विष्णुमूर्ति को विवादित बयान देने पर सस्पेंड कर दिया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस अधिकारियों को विवादित टिप्पणी करने वाले एसीपी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी थिएटर हादसे की जांच में शामिल नहीं है उन्हें बयान देने से रोका जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए बाहरी दिल्ली में अभियान चलाया और 175 बांग्लादेशी संदिग्धों की पहचान की। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने आउटर दिल्ली में अभियान चलाया। अलग अलग इलाकों में चलाए गए सर्च अभियान में 175 संदिग्धों की पहचान की गई। जांच में इनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। पुलिस अब आगे इनके दस्तावेजों की जांच करा रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद इन संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बीच एबीपी न्यूज की टीम कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची। यहाँ पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पड़ताल की थी। एमसीडी ने अपने सभी जोन को ये निर्देश जारी किया है कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को जो है वो जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके अलावा एमसीडी ने शिक्षा विभाग को भी ये निर्देश जो है वो जारी किया है कि स्कूलों में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना दिया जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में भी पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। पुलिस झुग्गियों में रह रहे लोगों के पहचान पत्र, वोटिंग कार्ड और अन्य रिहायशी कागजातों की बारीकी से जांच कर रही है।
चलिए 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए संभल की बात करेंगे, जहां पर चंदौसी के लक्ष्मणगंज में कुएं की खोज में जारी खुदाई में प्रशासन को प्राचीन बावड़ी मिली है और खुदाई में प्राचीन इमारत के कमरे का ढांचा और इसी के साथ साथ तहखाना भी मिला है। वहां पर आज भी खुदाई जारी रहेगी। चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज में स्थानीय प्रशासन ने बावड़ी के अलावा बाके बिहारी नाम के एक प्राचीन मंदिर की भी शिनाख्त की है। बावड़ी की खुदाई में प्राचीन इमारत के कमरे का ढांचा और तहखाना भी मिला है। प्राचीन बाके बिहारी मंदिर में साल 2010 में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ ऐसी जिसके निशान आज 14 साल बाद भी दिख रहे हैं। 5 फीट से ज्यादा की ये पूरी बावड़ी मिल चुकी है, अभी और खुदाई की जाएगी। यूपी के पुरातत्व विभाग को खुदाई में बावड़ी के भीतर 4 दरवाजे, दर्जन भर से ज्यादा आले जिस पर मूर्तियां रखी जाती हैं, साथ ही बावड़ी के दरवाजे पर नक्काशी के निशान भी मिले हैं। संभल के चंदौसी में जिस जगह खुदाई हुई उसको लेकर कौशल किशोर ने डीएम को पत्र लिखा था। प्रशासन ने किसी प्रकार का भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। खुदाई को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेताओं के घरों में खुदाई करवाई जाए तो वहां भी कुछ न कुछ निकल आएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात कर रहा है। 2 दिनों का कुवैत दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं और इस दौरे के दूसरे दिन उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला और ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। इससे पहले कुवैत सिटी में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल दबर अल सबाह भी मौजूद रहे। पीएम की कुवैत यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए। इनमें रक्षा समझौता, खेल, संस्कृति और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत और कुवैत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों की सेवा के आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। भारत और कुवैत के बीच बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू ने संसद में धक्का मुक्की के आरोपों को, जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उन्हें गलत बताया और उन्होंने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो अर्बन नक्सली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 19 दिसंबर को ये वीडियो जारी कर संसद के मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। वीडियो में छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू को खास तौर पर हाईलाइट किया गया था। बाद में कांग्रेस नेताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बंटी विवेक साहू के खिलाफ शिकायत भी दी थी। बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू ने कांग्रेस की शिकायत को गलत बताया है। राहुल जी ने जो अर्बन नक्सलाइट वाली जो उस दिन हरकत करी, पूरे देश ने देखा और पहले कुछ लोग समझते थे कि प्रियंका जी राहुल से थोड़ी समझदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है और वो मेरी शिकायत। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन राहुल गांधी का व्यवहार अर्बन नक्सलियों की तरह था। उन्होंने प्रियंका गांधी और पप्पू यादव पर एनडीए की महिला सांसदों से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। आपने वीडियो में भी देखा कि कहीं कोई ऐसा व्यवहार हमने इनके साथ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है। राहुल गांधी ने 2 सांसदों को घायल कर दिया। मैं तो वहाँ गया था अपनी बहनों की रक्षा के लिए। भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच में एक नया खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा करोड़ों की लागत से एक नया स्कूल बनवा रहा था और सौरभ शर्मा के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 8 करोड़ से ज्यादा की रकम भी बरामद हुई है। भोपाल के शाहपुर के बी सेक्टर में बन रही इस बिल्डिंग का मालिक कैश कुबेर सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा जयपुरिया स्कूल फ्रेंचाइजी लेना चाहता था। स्कूल खोलने के लिए सौरभ करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनवा रहा था। जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए डील करने सौरभ मुंबई गया था। इसी बीच लोकायुक्त ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद बिल्डिंग का काम रोक दिया गया। स्कूल की चेयरपर्सन सौरभ की मां और डायरेक्टर उसकी पत्नी हैं। जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाई जा रही है वो जमीन 2004 में बीडीए ने एक एनजीओ को आवंटित की थी। राजमाता शिक्षा समिति को शाहपुरा में 19,942 वर्ग फुट जमीन स्कूल बनाने के लिए आवंटित की थी। जमीन आवंटन की एक शर्त यह भी थी कि यहाँ 3 साल के भीतर स्कूल बना दिया जाएगा।
इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में आरटीओ से जुड़े सभी लोगों की जांच कराने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब सिपाही के पास अगर इतना है तो डीजी के पास कितना होगा। शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी जांच भी करवाना चाहिए ईडी से, तो बोलो ईडी से जांच करे तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल चोरों ने बैंक के 30 लॉकर्स को काटा और उनमें से करोड़ों के जेवरात लेकर फरार हो गए। अब एसटीएफ की टीम इस पूरी वारदात की जांच कर रही है। चिनाट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक के इसी ब्रांच में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। चोर शनिवार देर रात दीवार काटकर बैंक के अंदर दाखिल हुए। बैंक में दाखिल होते ही चोरों ने अलार्म सिस्टम को डैमेज किया, फिर 42 लॉकर काटे। 30 लॉकर से करोड़ों के जेवर लेकर शातिर चोर फरार हो गए। चोर करीब 3.5 घंटे बैंक में रहे। करोड़ों की चोरी की जांच करने के लिए एसटीएफ की टीम बैंक पहुंची। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं। मेरे द्वारा इस घटना का अनावरण के लिए अभी 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें हमारी क्राइम टीम भी लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। लॉकर से कितना सामान चोरी हुआ इसका अंदाजा अब तक नहीं लगा है। बैंक सूत्रों की माने तो लॉकर में करोड़ों रुपए के गहने रखे थे जो चोर ले गए। रविवार को बैंक बंद है, इसलिए वारदात की जानकारी नहीं मिली। दोपहर में बैंक के पास के फर्नीचर दुकान के मालिक जब बैंक के पीछे खाली प्लॉट में गए तो दीवार कटा हुआ देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मेरठ महोत्सव के दूसरे दिन सांसद हेमा मालिनी ने गंगा पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी और 2 घंटे तक चली इस नृत्य नाटिका में सतयुग से कलयुग तक गंगा की यात्रा को दिखाया गया। हेमा मालिनी जैसे ही अपने दल के साथ मंच पर आई, तालियों की गड़गड़ाहट और हर हर महादेव के नारों से पंडाल गूंज उठा। 4 भागों में विभाजित इस नृत्य नाटिका में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में गंगा की यात्रा को दिखाया गया। नृत्य नाटिका की शुरुआत उस दृश्य से हुई जिसमें भगवान विष्णु अपने भक्त भगीरथ की प्रार्थना सुनकर व्यथित हो जाते हैं और गंगा को धरती पर उतरने का निर्देश देते हैं। तुम्हारे आगमन से ये भगीरथ धन्य हुआ पुत्री, धन्य हुआ। आज से सब तुम्हें भागीरथी के नाम से जानेंगे। 2 घंटे की इस नृत्य नाटिका में कलयुग में प्रदूषित गंगा का दिल दुखाने वाला चित्रण किया गया। अंत में हेमा मालिनी ने कहा कि गंगा को अपवित्र होने से बचाएं। हेमा ने गंगा को बचाने और स्वच्छ रखने का संकल्प भी दिलाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाकुंभ की, जहां प्रयागराज में महाकुंभ के अब अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संत वहां पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अखाड़े अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश कर रहे हैं। सनातन के रंगों से प्रयागराज सजा है। साधु संत अपने जत्थे के साथ शहर में प्रवेश कर रहे हैं। कोई घोड़ों पर सवार है तो किसी ने ट्रैक्टर को रथ बनाया और अब इन संतों की प्रयागराज में ग्रैंड एंट्री हो रही है। आवाहन अखाड़े की शोभा यात्रा निकली तो लोगों ने उनके साधु संतों पर फूल बरसाए। बड़े बड़े रथ में सवार साधु संतों को देखने के लिए प्रयागराज में लोगों का हुजूम उमड़ा था। जो शाही रथ हैं तकरीबन इनकी संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है। तो कहा जा सकता है कि जो भारत का आध्यात्मिक वैभव है उसकी झलक इस पेशवाई में देखने को मिल रही है। बैंड पार्टियां हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, रथ हैं, बैंड बाजे हैं और साथ ही साथ उल्लास है, आनंद है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए अखाड़ों का आना भी शुरू ही हुआ है। महाकुंभ की तारीख करीब आते आते ऐसी तस्वीरें हर दिन प्रयागराज से आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।